नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने एग्जाम एक्सपर्ट में मैं लेकर आई हूँ अग्निपथ योजना से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और बहुत ही अच्छा रहने वाला है आज का सेशन। तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए। मैं आज आपको बताऊंगी कि क्यों हमारी सरकार ने जो है अग्निपथ अग्निवीर योजना वो लाए हैं और इसकी क्या प्लानिंग रही, और कौन से देश हैं जो इस तरीके की योजनाओं पे काम कर रहे हैं, और जो देश विदेश में इस तरीके के हमारे यहाँ बवाल देखने के लिए मिल रहे हैं उसका क्या रीजन रहा है, और कैसे कैसे कौन कौन से देशों में सेना पर खर्च किया जाता है, और भारतीय सेना क्यों पिछड़ी है, उसका आधुनिकीकरण आज तक क्यों नहीं किया गया। तो चलिए चर्चा करते हैं इस पे। और जल्दी से, अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, हाँ बिल्कुल अभी कर लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन के बारे में आपसे कहना चाहूंगी कि जैसे कि हमने देखा अग्निपथ और अग्निवीर योजना, जिसमें सरकार के द्वारा भारतीय सेना में सीधी भर्ती को रोक करके और अग्निपथ अग्निवीर के जरिए ही अब सेना में भर्ती हुआ करेगी, जिस पर हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत बवाल मचाया। यूपी, बिहार और देश के अनेक हिस्सों में जो है जगह जगह पर तोड़ फोड़, मार धाड़, आगजनी की घटनाएं जो है घटी हैं, जिसके लिए हम बहुत ही ज्यादा है कहेंगे कि हम निराशाजनक इसमें अपने आप को महसूस करेंगे। लेकिन क्या है कि योजना सही तक बच्चों तक भी नहीं पहुंची, तो इसमें हम पूरी तरीके से उनकी भी कोई गलती नहीं बता सकते हैं। जिसमें मेरी अगली पहली वीडियो आपको इसमें मिल जाएगी, जिसमें मैंने अग्निपथ और अग्निवीर के बारे में सारी बातें आपको बताई हैं कि सरकार के द्वारा भी इस योजना को सही तरीके से प्रायोजित नहीं किया गया। और शुरू में जब ये बातें हमारी हमारे युवकों के सामने आई हैं, तो वह जो है बेकार ही भड़क गए। आप स्टार्टिंग में देखिए तो किसी राजनीतिक दल का भी इनके साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं था, लेकिन बाद में जाकर के वो इन्वॉल्वमेंट हुआ है। स्टार्टिंग में तो जो हमारे देश का नवयुवक है, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा नवयुवकों वाला देश जैसे कहा जाता है, वही इस योजना को लेके भड़का। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इसी कॉन्सेप्ट पे कि अदर देश इस पर क्या काम करते हैं, वहां सेना की भर्ती कैसे होती है, सेना पर खर्च कैसे होते हैं, और कैसे वहां की सेना बनती है। तो लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम आज जैसे मैंने आपको बताया कि हम इस पे काम करने वाले हैं, इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं अमेरिका की बात करती हूँ जो इस समय बॉस कहा जाता है सभी देशों का, तो अमेरिका में जो है जो अग्निवीर और अग्निपथ योजनाएं हैं, वो इस तरीके से काम करती हैं कि अमेरिका में आज नहीं, शुरू से ही सैनिकों की प्रारंभिक भर्ती यानी इनिशियल तौर पर 4 साल को सभी को 4 साल के लिए जो है सेना में आना जरूरी है। और ये 4 साल एक्सटेंड होकर उनके 8 साल हो सकते हैं। उनकी आवश्यकता अनुसार उनको रिजर्व में रखा जा सकता है। और इन 4 से 8 सालों में अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको किसी भी प्रकार की कोई पेंशन सुविधा नहीं होती है, अन्य सामान्य सुविधा दी जाती है जो अन्य सैनिकों को मिलती है। अगर वो फुल टाइम सर्विस करते हैं, 20 साल के लिए वो सेना में रहते हैं, तो ही उनको पेंशन मिलती है। तो ये अवधि 4 से 8 साल बढ़ाई भी जा सकती है। तो अमेरिका का नियम रहा है और बहुत वर्षों से रहा है कि वहां का जितने भी युवक होंगे वो सैनिक जरूर बनेंगे, सेना में जरूर होंगे। इसका रीजन एक ये भी रहता है, इसमें सेना में नव जवानों की कभी भी कोई कमी नहीं रहती, और प्रत्येक वर्ष हमें नए नए जवान अपने सेना में भर्ती करने के लिए मिलते रहते हैं। अगली मैं आपको बात करती हूँ आपसे चाइना की। चाइना में अगर हम देखें तो दोस्तों, इसमें 2021 तक अनिवार्य भर्ती थी चाइना में भी कि हर युवक को जो है वो सेना में भर्ती होना ही था, परंतु अब ये समाप्त कर दी गई है। चीन में प्रारंभिक भर्ती 8 साल के लिए होती थी, और यदि उन्हें फुल टाइम सर्विस देनी है, लगभग 19 साल के करीब अगर उन्हें सर्विस देनी है, तो उन्हें उनका 8 साल का प्रदर्शन इसमें अच्छा होना चाहिए। और 8 साल के बाद अदरवाइज वो सैनिक निर्वृत्त हो जाएंगे, और उसके बाद जो भी उन्हें राशि मिलेगी उससे वो अपना कार्य कर सकते हैं। तो ये थी परिणति चाइना की। जो हमारे अमेरिका और चाइना कहे जाते हैं, जो बॉस कहे जाते हैं, अमेरिका से ज्यादा मैं कहती हूँ खर्च अमेरिका के बाद अगर कोई दूसरा सेना पर खर्चा करता है तो वो है हमारा चाइना। जैसे चाइना में बहुत ज्यादा सैनिकों की जो है आधुनिकीकरण पे खर्चा किया। अब हम अगला कंट्री ले रहे हैं फ्रांस। फ्रांस में हम भर्ती देखें तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वहां पर सैनिक भर्ती होते हैं। 1 साल से 5 साल तक का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें ट्रेनिंग जो है 3 माह की होती है। फुल टाइम सर्विस के लिए 5 साल पहले की सर्विस देखी जाती है। अगर फुल टाइम कोई सर्विस करना चाह रहा है तो पहले 5 सालों में उसका क्या इतिहास रहा है और उसका प्रदर्शन कैसा रहा है, उसी पर उसको फुल टाइम किया जाता है। अगला हम लेते हैं साउथ कोरिया।
साउथ कोरिया जैसे आप जानते हैं डोमिनेटिंग कंट्री है ये। साउथ कोरिया में सिर्फ सेना में पुरुष ही लिए जाते हैं पहले तो, और वहाँ पे हर व्यक्ति को सेना में अपना जाना बहुत ही जरूरी है। जिसकी आयु 18 से 28 साल के बीच है उसको सेना में जाना जरूरी है। साउथ कोरिया के बारे में आपको और भी बताना चाहूंगी कि यहाँ पर महिलाएं जो अधिकारी होती है वो वारंट अधिकारी, मेयर, कमिश्नर अधिकारी का कार्य कर सकती हैं। साउथ कोरिया में हर व्यक्ति को जो है सेना में जाना होता है, और उसके बाद वो 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रहता है, मतलब 1 साल के लिए तो सभी को जाना है, और ये पढ़ करके 5 साल हो सकता है। और यदि कोई फुल टाइम वर्क करना चाहता है सेना में तो उसके 5 सालों के प्रोबेशन पे ही उसे फुल टाइम जाना होगा। अब हम बात करते हैं रशिया पे। रशिया जो इस समय बहुत ही बड़ी एक हमारी जो है संस्कृति है कि भारत और भारत का रक्षा कवच रहा है। जो रशिया हमेशा भारत के लिए उसने रक्षा का काम किया है। रूस सेना में जाना सभी के लिए रूस में भी अनिवार्य है, और इसकी अवधि जो है वो 1 वर्ष की रहती है। यदि प्रारंभिक सेवा से वह निवृत्त हो जाता है, 1 साल में ही अगर वो निवृत्त हो जाता है, तो उसे किसी भी सैनिक स्कूल में आरक्षण या पढ़ाई दी जाती है। नहीं तो वही है कि 1 से 5 साल की अवधि में उसका कार्य देखा जाता है। उसके बाद अगर वो फुल टाइम काम करना चाहता है तो उसको एक्सटेंड कर सकता है। तो इस तरीके से मैंने आपको विभिन्न देशों की सैनिकों की जो योग्यता है और किस तरह से जा रहा है, कितने समय रह रहा है, ये मैंने आपको बताया। पाकिस्तान में 12वीं पास जो है कोई भी 17 से 22 साल तक की उम्र का व्यक्ति सेना में जा सकता है। अगर वो ग्रेजुएट है तो 17 से 23 साल इसमें रख दिया गया है। 4 वर्ष अगर ग्रेजुएट है तो 17 से 24 साल की आयु रखता है, जिसमें 60% या उससे अधिक ग्रेजुएट ही लिए जाते हैं। ये पाकिस्तान का रहता है। अब भारतीय सेना की बात करती हूँ। जैसे अग्निवीर की हमने बात करी, तो दोस्तों अग्निवीर जो है इसमें 4 साल अभी ये बना हुआ है कि जो 4 इयर्स हैं कि 4 इयर्स में के बाद हमारे सैनिक क्या करेंगे। तो हमारे सैनिकों को दिया गया है इसमें कि वो सीआरपीएफ में, सीआरपीएफ और अदर जो हमारी फोर्सेस हैं, हमारी स्टेट पुलिस है, स्टेट पुलिस में भी इन लोगों को जो है आरक्षण दिया जाएगा, और ये लोग सीधा यहाँ से वहां पर भर्ती ले सकते हैं। इसके अलावा जो ये लोग हैं इन्हें हर जगह पढ़ाई में, जगह जगह सरकारी विभागों में इन्हें आरक्षण देने की गवर्नमेंट ने बात करी है। अभी कितना परसेंट आरक्षण दिया है ये नहीं कहा है, फिलहाल इन दोनों में 10% का आरक्षण दिया गया है। दूसरी बात यह है कि इनको पेंशन तो नहीं मिलेगी, लेकिन लास्ट ऑफ द ईयर जब ये जाएंगे तो इनको 1.7 लाख के करीब की राशि इनके हाथ में आएगी, जिससे ये अपना कोई व्यवसाय या स्वरोजगार भी चला सकते हैं। तो सरकार की ये योजना मुझे लगता है कि अन्य देशों की तुलना में काफी जो है हमारी जिसे हम कहेंगे काफी अच्छी है ये अन्य देशों की तुलना में। हम आरक्षण भी दे रहे हैं, नौकरी भी दे रहे हैं, और जो बच्चे हैं इन्हें जैसे अगर ये बच्चा 12th के बाद जा रहा है या 10th के बाद, तो इनकी पढ़ाई की डिग्री भी इन्हें साथ साथ दी जाएगी, और इनको एक स्किल डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर दिए जाने की बात कही गई है। ये हमारी अग्निवीर और अग्निपथ योजना। और इसके साथ मैं आपको एक चर्चा करना चाहती हूँ, एक तुलना करना चाहती हूँ कि भारतीय सेना कैसे आधुनिक होने वाली है। स्कीम हमारे देश के लोगों को समझ नहीं आई तो देश भर में उन्होंने आग लगाई। ये बात भी मैं आपसे यहाँ चर्चा करना चाहती हूँ जो मैंने आपको पहले बताई, लेकिन ये स्कीम परोसने में भी गलती थी। तो मैं आपको जरूर कहूंगी कि चलिए अब हम आगे बढ़े, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के अग्निवीर के लिए हमारे सैनिक, हमारे नवयुवक हर देश के स्टेट से हमारे भाग ले रहे हैं, और कुछ ही घंटों में हमारे पोर्टल पे बहुत सारे अग्निवीरों ने अपने फॉर्म्स भर दिए हैं। तो अग्निवीर अग्निपथ योजना बहुत अच्छी चलने वाली है। मर्चेंट नेवी ने जो है महिलाओं के लिए भी इसके द्वार खोल दिए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, सिर्फ थल सेना के बजट की ऊपर चर्चा कर रही हूँ। हमारी थल सेना का जो बजट होता है वो 3.06 लाख करोड़ होता है। इसमें हम सैलरी पे जो हमारी थल सेना खर्च करती है वो 1.27 लाख करोड़, यानी कि टोटल बजट का 42% वो खर्च कर देती है। और जो पेंशन पे खर्च करती है, यानी जो सेवानिवृत्त हो गई है उनकी पेंशन पे 1.3 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं, यानी 34% सिर्फ पेंशन पे ही चला जाता है। अगर जरूरी खर्चे हम देखें तो 50,000 करोड़ रुपए का जरूरी खर्चा है, जो 16% के लगभग बैठता है। सैलरी और पेंशन अगर हम दोनों मिलाएं तो 2.30 लाख करोड़ ये बैठता है, यानी पूरे खर्च का 76%। अगर आज की मैं बात करूं तो आधुनिकीकरण पर सेना के 25,000 करोड़ रुपए का ही खर्च होता है, जो हमारे टोटल व्यय का मात्र 8% है। आप जान सकते हैं इसीलिए भारतीय सेना पिछड़ी हुई है, और क्योंकि आधे से ज्यादा खर्चा तो हमारा सैलरी और पेंशन पे निकल जा रहा है।
मैं तो अभी सिर्फ आपको एक ही सेना, थल सेना के बारे में चर्चा कर रही हूँ। अगर आप अन्य सेनाओं को देखेंगे तो वहां भी आप ये पाएंगे कि सेना के आधुनिकीकरण पर भारत में खर्चा बहुत कम हो पा रहा है, जिसकी वजह से अन्य कंट्रीज के सामने जाकर के हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि हमारी सेना को और प्रगतिशील बनाना है और आधुनिकीकरण करना है, तो सबसे पहले तो हमें नौजवानों की भर्ती पर ज्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा कि सेना में जितने भी लोग हों वो नौजवान हो, वो नए खून हो, और वो आधुनिकीकरण, नए से नए उनके पास हथियार हो, नए से नए उनके पास टेक्निक्स हो। और इसके लिए हमारी सरकार के पास एक ही उपाय ये सूझ रहा था कि सबसे पहले तो ये जो पेंशन पे बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है और ये खर्च हो रहा है, इन खर्चों को कम करें। तो ये सोचते हुए अग्निवीर योजना बनाई गई है, जिसपे कई सालों से मंथन हो रहा था। हमारे जो प्रमुख थे विपिन रावत जी, उनने भी इस पे बहुत चर्चा की थी और बहुत समय से इस पे चर्चा कर रही थी, जो आज अप्लाई की गई है। और मैं इसके लिए भारत सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और जो हमारे अग्निवीर इस बार अग्निवीर प्रतियोगी उसमें जाने वाले हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको अग्निवीर की कक्षाएं चाहिए या अग्निवीर से रिलेटेड कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 8923418188 पर, ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाओं के लिए। धन्यवाद।